हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर्वे। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया लेक्चर है। और हर रोज़ की तरह आज भी हम 5 एमसीक्यू जो है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले घंटे घंटे या डेढ़ घंटे पहले मैंने जो है इसी सेम वीडियो को मैंने अपलोड किया था, लेकिन बाद में अपलोड हो जाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें कुछ अननेसेसरी वॉइस आ रही है जो सुनने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था उसमें दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इसको हटाकर फिर से एक बार अपलोड किया जाए। तो देखिए, फिर से हम इस वीडियो को फिर से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और हमारा पहला लेक्चर क्या है, देखिए। वो अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, किसे जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन हमारा है एम अजित कुमार, बी विवेक जौहरी, सी एम जगदीश कुमार, डी राजेश पाटिया। किसे जो है पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो है हमारा आंसर इसमें बनता है दोस्तों। एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें आप। इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो विवेक जौहरी है। ओके, विवेक जौहरी जो है वो 1985 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है। ओके, और ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसके मेंबर हुआ करते थे इसके पहले, और अब इसके चेयरमैन बन गए। पहले 21 को रिप्लेस करके बने, तो ये अजित कुमार यहाँ पे चेयरमैन हुआ करते थे, उसको रिप्लेस करके अब ये विवेक जौहरी जो है वो चेयरमैन बन गए। ओके, अब इसके बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। ये जो है इसके 6 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ओके, और इसको जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स CBIC को एक एक्ट जो आया था, सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड एक्ट 1963, उसके तहत इसको बनाया गया था। ओके, ओके, अब देखिए दोस्तों, ये काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है ये जान लीजिए आप। ये काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का। एडमिनिस्ट्रेशन, किसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है, ये देखिए। पहला ए है सर्विस टैक्स, दूसरा GST, तीसरा एक्साइज, चौथा कस्टम। 4 जो है और भी है, उसमें जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करता है। ओके, अब ये है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, जो किसके अंडर आता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो CBIC जो है वो काम करता है किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, हमारे निर्मला सीतारमण जी। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें एम जगदीश कुमार भी है हमारे ऑप्शन में। तो एम जगदीश कुमार को जो है अभी UGC का हेड अपॉइंट किया गया है, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, इससे पहले ये JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ओके, देखिए इसमें हमारा आंसर जो है वो दोस्तों है बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ए विवेक जौहरी जी। नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद बोजोम एज बिन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। वो किस देश के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने हैं। ओके, तो हमारा इसमें ऑप्शन है ए इजिप्ट, बी सूडान, सी नाइजर, डी पेरू।
तो इसमें क्या आंसर हमारा बनता है। वैसे तो देखिए दोस्तों, दुनिया में से ना कई सारे प्रेसिडेंट बनते फिर चले जाते, ओके, लेकिन दुनिया में इतने सारे जो है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें जो है उसमें होती है जो अलग होती है, तो उसको याद रखना ज़रूरी है। तो इसमें क्या बात अलग है कि नाइजर का जो प्रेसिडेंट है वो 1960 में जब देश आज़ाद हुआ, नाइजर कहाँ किससे आज़ाद हुआ, फ्रांस से जब आज़ाद हुआ, तो उसके बाद पहली बार इतनी हिस्ट्री में पहली बार जो है उसमें जो सत्ता हस्तांतरण हुआ, सत्ता का तो पावर का जो ट्रांसफ़र हुआ वो पहली बार डेमोक्रेटिक वे से हुआ, ओके। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है और इस वजह से हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ें जो ऐसी हो जो पहली बार बन रही है, ओके। तो उसके प्रेसिडेंट के बारे में ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है वो आपको एग्ज़ाम में आती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इजिप्ट है, तो इजिप्ट जो है उसकी कैपिटल है क्यारो। यहाँ पे सूडान है, तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। नाइजर है तो नाइजर की नियामी। पेरू है, ये तीनों की तीनों जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका की कंट्री है, और पेरू जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री, और उसकी जो है कैपिटल है लीमा, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जिक्र आया तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले देख लीजिए। यह है मोहम्मद बौज़ौम, ओके, जो नाइजर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और यहाँ पे देखिए ये नाइजर की लोकेशन है। अब यहाँ इस तस्वीर पे आ जाएगा, नाइजर के जो पड़ोसी देश है वो उसमें चाड है, लीबिया है, अल्जीरिया है, माली है, फिर बुर्किना फासो है, बेनिन है, नाइजीरिया है, ओके। इसमें से कुछ देश जो है अभी न्यूज़ में थे तो उसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए ये नाइजीरिया जो है ना, पहले इसके बारे में जानिए। नाइजीरिया से WTO जो है उसकी नई जो अभी हेड है, ओके, वो नगोजी ओकोंगजो जो है वो यहाँ से बिलोंग करती है, नाइजीरिया से, ओके। अब यहाँ पे लीबिया है, तो लीबिया जो दोस्तों है वहाँ पे पॉलिटिकली उथल पुथल वहाँ पे चलती रहती है, आज भी वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। और वहाँ पे 2011 में जो है यहाँ का जो डिक्टेटर था मुअम्मर गद्दाफी, ओके, उसका नाम गद्दाफी, उसको जो है दोस्तों वहाँ के लोगों ने 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई, अरब की क्रांति हुई, अरब स्प्रिंग हुई, तो वहाँ के लोगों ने उसको पीट के मार दिया था, ओके। तो ये लीबिया की कहानी है। अब यहाँ पे अल्जीरिया के बारे में आपको बताऊँ दोस्तों, तो अल्जीरिया जो है वो अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट जिसके पास लैंड है ऐसा कंट्री जो है वो अल्जीरिया है। उससे पहले सूडान हुआ करता था दोस्तों, देखिए ये सूडान है और ये साउथ सूडान है। तो ये जब 2011 में अब अरब स्प्रिंग हुई तो इसमें ये भी दोनों अलग हो गए, तो इस वजह से अब पहले नंबर पे अल्जीरिया आ गया। इससे पहले लार्जेस्ट जो कंट्री थी वो सूडान और साउथ सूडान हुआ करती थी, ओके, मतलब सूडान हुआ करती थी, अलग होने के बाद दूसरे नंबर पर आ गई। अब बुर्किना फासो है, तो बुर्किना फासो के बारे में मैं बताऊं तो अभी जो है दोस्तों वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ओके। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में एक और मैं आपको लास्ट बात बता देता हूँ कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों की तीनों इमेजिनरी जो लाइन है, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों लाइन यहाँ से निकलती है। थोड़ा ब्रीफ ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है वेस्टर्न सहारा है, ये जो कंट्री है ये जो है वो मोटानिया है, ये जो है ये माली है, और ये जो है वो अल्जीरिया है, ये लीबिया है और इजिप्ट है, ओके। हाँ, तो ये वेस्टर्न सहारा, मोटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट से जो है कैप्रिकॉर्न जो कैंसर वाली लाइन निकलती है, ओके। फिर यहाँ पे एक गेबन है, एक कोंगो है, ये जो है ना ये कोंगो है, ये रिपब्लिकन कोंगो है, ये युगांडा है, ये केनिया है। तो यहाँ से जो एक लाइन निकलती है और यहाँ से ये है सोमालिया। और सोमालिया से एक और बात याद रखें दोस्तों, सोमालिया, इथोपिया, डिजिबुटी और एरिट्रिया जो है एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक साल देख लीजिए। ये है एरिट्रिया, ये है डिजिबुटी और ये है सोमालिया।
और ये है इथोपिया, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे गेबन, ये कॉन्गो, रिपब्लिकन कॉन्गो, और ये युगांडा, ये केनिया और ये सोमालिया। तो यहाँ से जो लाइन निकलती है वो इक्वेटर वाली लाइन निकलती है। यहाँ पे ये है नामीबिया, ये है बोत्सवाना, ये है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और ये जो है वो मोजाम्बिक। तो यहाँ से जो लाइन निकलती है वो इक्वेटर वाली लाइन, वो कैंसर कैप्रिकॉन वाली लाइन निकलती है। ओके, हाँ तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ट्राइब्स इंडिया कंटेस्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब इंडिया, एक कॉन्टेस्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च की है? नीति आयोग, ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिक्की, FICCI, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो इसमें जो हमारा आंसर दोस्तों बनता है वो है ट्राइफाइड। ओके, ट्राइफाइड के साथ एक और जो प्लेटफॉर्म है माई गवर्नमेंट, MyGov.in, इसके द्वारा इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। एक और भी है इसके अलावा, बी द फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ओके, एक दूसरी जो कंटेस्ट है इसमें जीतने वाले लोगों को जो है वो कुछ इनाम भी दिया जाता है। अब ये है क्या? इसमें है दोस्तों कि जो भी कस्टमर जो है जिसने कुछ चीज़ें जो खरीदी है, जिसका जो ट्राइबल लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसके बारे में विवरण जो देने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये दो कंटेस्ट करवाई जाती है कि इसमें उसको क्या अच्छा लगा, ऐसी उसकी जो है फीडबैक वहाँ से लिया जाएगा। ओके, तो ये दोनों कैंपेन इसलिए है कंटेस्ट। ओके, अब यहाँ पे ट्राइफाइड है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो जब इसका शॉर्ट फॉर्म किया गया दोस्तों तो यहाँ से TRI लिया गया और यहाँ से FED लिया गया। ओके, बाकी बीच में से सब निकाल दिए, तो इसे ट्राइफेड हुआ। अब जो है माई गवर्नमेंट रूटीन जो हुआ, ये दोस्तों क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। पीपल जो सिटीज़न है भारत के उसको पार्टिसिपेट करवाया जाता है लोगों गवर्नेंस और डेवलपमेंट के कार्य। ओके, अब ट्राइफाइड जो है अब ट्राइफाइड को जो है दोस्तों 1987 में बनाया गया था। ओके, और अभी जो इसके हेड है, जो चेयरमैन है वो कौन है? रमेश चंद्र मीना। ओके, ये इसके हेड चेयरमैन। अब देखिए इसको क्यों बनाया गया दोस्तों, इसको बनाने की वजह ये थी कि ट्राइबल लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको मार्केट प्रोवाइड करवाना। ओके, और इससे क्या होगा कि उसको इकोनॉमिकली और सोशली उसका अपलिफ्टमेंट होगा। ओके, अब ये किसके अंडर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर काम करती है। और ट्राइबल मिनिस्टर कौन है हमारे? ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा जो है वो जमशेदपुर झारखंड, वहाँ से ये मिनिस्टर है। ओके, वहाँ से वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो ट्राइबल मिनिस्टर है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग भी है, तो नीति आयोग के बारे में भी जान लीजिए आप। नीति आयोग जो है उसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसका चेयरमैन कौन होता है? जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है उसका चेयरमैन होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है तो इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी है। उसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है। उसके CEO अमिताभ कांत है। और
प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है उसके अंडर काम करता है और फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से है? देवघर उड़ीसा से, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से वो है और एजुकेशन मिनिस्टर है। और यहाँ पे FICCI ये भी है, तो इसको दोस्तों जो है 1927 में किसके द्वारा बनाया गया था? एक थे GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, और एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ओके, इसके द्वारा बनाया गया था। गांधी जी ने इसके लिए जो है रिकमेंडेशन किया था। ओके। अब देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसके हेड कौन है अभी? वो है संजय मेहता। संजीव मेहता। ओके। किसके चेयरमैन? इसके फिक्की के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द सन, द मून, द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट है कि सन और मून और अर्थ जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। मून ऑर्बिट इज अ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो है मून जो है वो अर्थ के नज़दीक है। द टाइडल रेंज इज अ ग्रेटर देन नॉर्मल, जो टाइडल रेंज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। द अबव गिवन कंडीशन डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइड, तो कौन सी टाइड के बारे में ये कंडीशन जो है, ऐसी कंडीशन आती है तो कौन सी टाइड जो है वो ऐसी कंडीशन है तो फुलफिल करती है? तो एपोजियन स्प्रिंग टाइड, पेरीहेलियन स्प्रिंग टाइड, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड, एपिहेलियन स्प्रिंग टाइड। तो इसके बारे में दोस्तों पहले आप जो है थोड़ी मोटा मोटी बातें जो है ये आप अगर जान लेंगे तो आपको जो है इसके बारे में आइडिया आ जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि ये टाइड जो है टाइड्स तो पहले आती क्यों है ये जान लीजिए आप। इसकी दो वजह है। एक है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका? सन का। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? मून का। ओके, उससे जो है क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है, खींचता है। और दूसरा एक है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है। इसको क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल जो है गुरुत्वाकर्षण से जो खिंचाव होता है उसको काउंटर करने का, उस खिंचाव को कम करने का काम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा किया जाता है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं की वजह से जो है अर्थ के ऊपर टाइड आती है। ओके, अब स्प्रिंग टाइड क्या होती है ये जान लीजिए आप। स्प्रिंग टाइड जो है वो तब आती है दोस्तों जब बनता है पेरिजी। अब आप सोच रहे हैं कि पेरिजी क्या है? तो पेरिजी उसको कहा जाता है जब जो ये अर्थ है ये मान लीजिए कि ये सन है। ओके, और ये मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये मून है। ओके, तो अब जब मान लीजिए कि ये इसकी ऑर्बिट है, किसकी? ये मून की। तो मून जब ये दो बार जो है वो नज़दीक आएगा। ओके, दो बार ऐसी सिचुएशन होगी जब वो अर्थ से नज़दीक होगा। तो जब अर्थ से वो मून नज़दीक होता है उसको कहते हैं पेरिजी। ओके,
और स्प्रिंग टाइड जो है वो पेरिजी में ही होता है। ओके, अब देखिए और ऐसा कब होता है? ऐसा 2 बार होता है मंथ में। ओके, एक कब होता है? एक जो है होता है फुल मून के टाइम, और एक होता है न्यू मून के टाइम। ओके, अब ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है। ओके, ऐसी जब सिचुएशन आती है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो उसको फुल मून कहा जाता है। और फिर सन और मून और अर्थ, इन दोनों के बीच में जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आता है तो उसको कहते हैं न्यू मून। ओके, तो स्प्रिंग टाइड जब है वो कब होती है? 2 बार महीने मंथ में। ओके, एक फुल मून के दौरान, एक न्यू मून के दौरान। ओके, और अब मान लीजिए कि फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सन है, ये मून है और ये हो गया अर्थ। ओके, तो अब जो है ये मून नज़दीक है अर्थ के, और तब क्या होता है? स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग टाइड होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा लगता है, और इस समय जो टाइड की हाइट है वो बढ़ जाती है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी टाइड की हाइट बढ़ जाती है। ओके, अब देखिए, सन, मून, अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। मून ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यहाँ देखिए क्लोजेस्ट टू द अर्थ है और स्ट्रेट लाइन में है। टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नज़दीक है तो ज़्यादा बढ़ गई। ओके, तो ये कौन सी हुई? एपोजियन, पेरिहेलियन, पेरिजियन, स्प्रिंग टाइड। तो पेरिजियन स्प्रिंग टाइड। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब नज़दीक जब होता है अर्थ से तो उसको कहते हैं पेरिजी। ओके, और स्पेरिजी, और इस दरमियान जो टाइड आती है उसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ओके, और उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से टाइड की हाइट भी ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनता है वो पेरिजियन स्प्रिंग टाइड होता है। अब मान लीजिए कि ऐसे उसकी ऑर्बिट है मून की, मून की ऑर्बिट है। ओके, तो मून की ऑर्बिट में जब मून यहाँ से दूर चला जाता है, मान लीजिए कि मून यहाँ हो गया, मून यहाँ है, तो उसको कहते हैं एपोजी। मून के अर्थ से नज़दीक होने को कहते हैं पेरिजी। ओके, तो इस दौरान जब टाइड आती है वो स्प्रिंग टाइड होती है, और उस दौरान टाइड की हाइट भी ज़्यादा होती है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर बनता है सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते, दिस मोशन स्टेट दैट अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस टू ₹1 व्हेन द मोशन इज पास इट अमाउंट टू द सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इस मोशन के अंदर जो है 1 रुपये से 1 रुपये तक जो डिमांड है उसको कम कर दी जाती है। और दूसरी बात, अगर ये मोशन अगर पास होती है तो उसको क्या माना जाता है? उसको गवर्नमेंट की सेंशन मतलब निंदा मानी जाती है। एंड गवर्नमेंट हैज़ पास टू कॉन्फिडेंस मोशन। गवर्नमेंट को क्या है? कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं? ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में, कौन सी मोशन के बारे में बात करते हैं? पॉलिसी कट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, टोकन कट मोशन। पहली बात दोस्तों ये जान लीजिए कि लाता कौन है। ए मेंबर लाता है कोई भी जो अपोजिशन में होता है। ओके, अब ये लाने की उसको राइट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया। अब ये क्यों दिया गया? कि जब किसी बजट में इसके ऊपर जो ग्रांट की डिमांड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा किसी पॉलिसी के लिए, ओके, तो उसको जो है गवर्नमेंट के मनमाने तरीके से नहीं हो, और ओपोजिशन भी जो अपना जो है वो उसका अपोज कर सके, अपनी जो बात है उसको रिप्रेजेंट कर सके, तो इसलिए उसको इस मोशन का राइट दिया जाता है। ओके, अब देख लीजिए, अब एक और बात पहले समझ लीजिए। आर्टिकल 13 जो इससे पहले एक और बात समझ लीजिए दोस्तों। ग्रांट जो है डिमांड की जाती है
तो उसको एक स्टेटमेंट में डिमांड की जाती है, एक स्टेटमेंट उसके लिए तैयार किया जाता है। और स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट में होता है कि कितना जो है ग्रांट डिमांड कितनी है, और दूसरा उसका ब्यौरा दिया जाता है कि वेयर यूज्ड, ये कहाँ यूज़ होने वाला है। ओके, तो इसे इतना होता है इसमें। अब ये कहाँ से ली जाएगी, ये कहाँ से डिमांड की जा रही है दोस्तों, ये डिमांड की जा रही है कंसोलिडेटेड फंड जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से डिमांड की जाती है। ओके, और इसके ऊपर वोट करवाना होता है, और कुछ डिमांड जो है उसके ऊपर वोट नहीं करवाया जाता, जैसे जजेस की जो सैलरी होती है उसके ऊपर वोट नहीं करवाया जाता है। तो अब इस दौरान जब ये डिमांड की जाती है तब जो है ये मोशन लाई जाती है दोस्तों के। अब देखिए, और इसके बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू जो है मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 13 में जो है बात है कि आपको जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट के साथ ही इस डिमांड को रखना होता है। ओके, अब देखिए, अब आप समझ लीजिए कि पॉलिसी कट मोशन क्या होता है। पॉलिसी कट मोशन दोस्तों मेंबर के द्वारा लाई जाती है, और उसका यह मतलब समझा जाता है कि इस पूरी पॉलिसी को, आपकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको पूरी पॉलिसी को जो है वो डिसअप्रूव, ये ऐसा समझा जाता है। ओके, इसको अप्रूव करने के साथ अब ये 1 रुपये से जो 1 रुपये तक कम कर देती है जो डिमांड है उसको। ओके, पॉलिसी कट मोशन। अब इसमें जो नोटिस दी जाती है मेंबर के द्वारा, उसमें कोई एक प्रिसाइज, कोई एक जो टर्म है उसको डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, उसमें मेंशन करता है। और जो है इसके बदले में कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी भी वो प्रपोज कर सकता है। ओके, कि आप इसकी बजाय ये जो पॉलिसी है वो लाइए, ऐसा भी कह सकते हैं। ये पॉलिसी कट मोशन होती है। और एक बात दोस्तों, अगर ये जो है इसको अप्रूव करने के बाद इसको एडोप्ट कर लिया पार्लियामेंट के हाउस के द्वारा, ओके, तो इसमें लोकसभा के जो है रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट को रिज़ाइन भी करना होता है। ओके, अब देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन यहाँ पे ऑप्शन में, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसकी एक इनोवेशन है, और उसमें जो है मेंबर को इम्पोर्टेंस पब्लिक जो इशू है उसमें सरकार के द्वारा जो भी फेल्यूर सरकार का है वो जो है वो हाउस में रख सकता है, और उसको क्वेश्चन करने का, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का और उसमें कमेंट करने का भी राइट होता है। ओके, अब इकोनॉमिक कट मोशन है, तो उसमें कोई फिक्स जो है अमाउंट तय नहीं है। आप एक स्पेसिफिक अमाउंट कोई भी जो है इसके ऊपर इकोनॉमिक कट मोशन ला सकते हो, और उसमें भी आपको कोई ऐसा इश्यू है, कोई ऐसी टर्म जो कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है उसके ऊपर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कस हो, तो इस पॉइंट को जो है मेंबर उस नोटिस में देता है कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे दिक्कत हो और इसके ऊपर मैं डिस्कस चाहता हूँ। ओके, तो ये इकोनॉमिक कट होता है। इसमें 1 रुपये तक कम कर दिया जाता है, इसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे टोकन कट मोशन भी है दोस्तों। टोकन कट मोशन में क्या होता है कि एक कोई स्पेसिफिक ग्रीवांसिस है कि मेंबर को लगता है कि ये ग्रीवांसिस की कोई फरियाद है जिसको ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसको पूरा नहीं किया गया, तो टोकन कट मोशन लाया जाता है और उसमें 100 रुपये से कम किया जाता है। बाय द 100 रुपीज़ टू द 1 रुपीज़, ये समझिए दोस्तों, टू द 1 रुपीज़ मतलब 1 तक, जितनी भी रकम है उसको 1 तक ला देना। और टोकन कट मोशन में बाय द 100 रुपीज़, तो इसका मतलब होता है कि 100 रुपये कम करवाना। ओके, 100 रुपये से कम करवाना ये होता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रीवांसेस जो है वो इसमें रखा जाता है, और डिस्कस जब किया जाए तो उसको कन्फाइन किया जाता है, उसकी सीमाबद्ध किया जाता है कि इसी पॉइंट पर, इसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उसको ग्रीवांसेस को सॉल्व किया जाए और उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। तो ये जो है दोस्तों ये होता है पूरा कट मोशन। ओके, तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो 1 रुपये से अगर कट कर दिया जाता है, और फिर अगर इसको पास होने से, एडॉप्ट होने से गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है, तो वो है पॉलिसी कट मोशन। ओके, ओके दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपको मिलूंगा और नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।